नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु। आज सवाल सिर्फ एक एयरबेस का नहीं, सवाल दुनिया की सबसे आधुनिक सैन्य ताकत और उसके सामने खड़ी चुनौती का है। ईरान के IRGC ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी सेना के अल अजराक एयरबेस पर हमला करके 3 F-35 फाइटर जेट नष्ट कर दिए और कई अमेरिकी सैन्य अधिकारी भी इस दौरान मारे गए। लेकिन अमेरिका साफ कह रहा है कोई F-35 नष्ट नहीं हुआ। तो आखिर हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? क्या ये मिसाइलों से किया गया वास्तविक हमला था? क्या ये मनोवैज्ञानिक युद्ध और प्रोपेगेंडा है, या फिर ये उस बड़े टकराव की शुरुआत है जिसकी आशंका महीनों से जताई जा रही है? यह हमला केशम द्वीप पर कथित अमेरिकी बमबारी का जवाब था। अमेरिका ने इन दावों को खारिज कर दिया और इसी बीच मिस्र के बंदरगाह पर ड्रोन हमले की पुष्टि ने पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आज की बहस इसी सवाल पर, इसी बड़े प्रश्न पर कि आखिर क्या ईरान ने सचमुच अमेरिका को सैन्य चुनौती दे दी है? क्या F-35 जैसे स्टेल्थ जेट अब सुरक्षित नहीं है? और क्या जॉर्डन का अमेरिकी बेस पश्चिमी एशिया युद्ध का नया मोर्चा बन चुका है? क्या दुनिया एक और बड़े सैन्य संघर्ष की तरफ बढ़ रही है? इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द आज की बहस रहेगी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ डिटेल्स बता देते हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में नया मोर्चा खुल गया है। ईरान का दावा है अमेरिका का इस पर पलटवार आया है। अल अजराक एयरबेस पर मिसाइल हमला, अमेरिका की तरफ से इसको लेकर स्पष्टीकरण आता है। ईरान कहता है F-35 3 तबाह हुए, F-35 नुकसान से इनकार अमेरिका करता है इस पर। अब ईरान का पक्ष है कि 3 फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा, लेकिन अमेरिका इससे हट के अपना पक्ष रखता है। यानी कि मोर्चे बंदी अब शुरू हो चुकी है और इसी बीच जो मिडिल ईस्ट की तराही है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 एडवांस फाइटर जेट मानी जाती है, रेडार की पकड़ में बिल्कुल भी नहीं आती और मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसे माना जाता है। 2800 किलोमीटर तक का सफर जो है ये एक बार में तय कर सकता है। जेट में दर्जनों मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। 70,000 किलो वजन के साथ उड़ान भरने में ये सक्षम माने जाते हैं। यानी कि ये तस्वीर बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर इसके जरिए क्या मैसेजिंग दी जा रही है। एक बड़ी खबर, सेंटकॉम ने IRGC के 3 दावों को झूठा बताया है। सेंटकॉम ने IRGC के 3 दावों को झूठा करार दिया है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी दावे खारिज किए गए हैं। अमेरिकी F-35 नष्ट होने का दावा गलत, सेंटकॉम की तरफ से कोई अमेरिकी विमान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। अमेरिकी युद्धपोत और विमान अब भी नाकेबंदी लागू कर रखे हैं और इसी बीच ये जानकारी मिलना अमेरिकी F-35 को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद ईरान ने किया। ये दावा बेहद अहम हो जाता है। सवाल उठता है कि आखिर जो रक्षा प्रणाली है उसमें जिस तरीके के दावे अमेरिका करता अभी तक आया है वो दावे क्या खोखले हैं? एक और बड़ी खबर इस बीच बहरीन को लेकर, बहरीन में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान का बड़ा दावा सामने आया। बहरीन में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान का बड़ा दावा। शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन से निशाना बनाया गया। पावर जनरेटर और नेविगेशन सिस्टम पर हमले का दावा। सपोर्ट बिल्डिंग्स को भी निशाना बनाने की बात कही गई। ईरानी सेना ने अटैक ड्रोन ऑपरेशन का दावा किया। अमेरिका और बहरीन की ओर से आधिकारिक इसको लेकर पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन हकीकत क्या है इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा दूं आपका। ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर हमारे साथ कनेक्ट है। डॉक्टर माफ कीजिएगा, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर DK गुप्ता सर हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगे। जय हिंद, सभी को स्वागत आप दोनों का ही। ये प्रश्न बहुत बड़ा है और पहले प्रश्न के साथ साहिल सर आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ। ईरान के दावे और दूसरी तरफ अमेरिका का उस पर स्पष्टीकरण, अब तो ये राउंड अबाउट हो चुका है। पहले ये हो रहा था कि अमेरिका की तरफ से दावे किए जा रहे थे, ईरान उन्हें झूठा बता रहा था कि ये हमले नहीं हुए हैं, लेकिन अब ये उल्टा रिवर्स साइकोलॉजी में तस्वीर जाती हुई नजर आ रही है। ईरान कह रहा है कि हमने F-35 खत्म कर दिया है, मलबे में तब्दील कर दिया है। अमेरिका उस पर स्पष्टीकरण दे रहा है। ये कौन सी डिप्लोमेटिक चाल है सर? जैन, F-35 ऑन ग्राउंड को शूट करने में F-35 की कोई मतलब कमी आकी जाए एज अ मिलिट्री टैक्टिकल
एक्सपर्ट मैं बता सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ऑन ग्राउंड अगर बेस के ऊपर मारा है वाइल दे वर पार्क्ड, तो उस समय F-35 वाज लाइक एनी अदर टारगेट, इट वाज जस्ट अ सिटिंग थिंग। तो उसको F-35 बोल के ईरान जो माइलेज लेना चाह रहा है वो सही नहीं होगा, क्योंकि दे वर जस्ट अ पीस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ग्राउंड। F-35 is a F-35 when it is in the air, prepared, loaded, Okay. armed, and when it is network, in the network, war fighting network है F-35 का एक अपना, सैटेलाइट लिंक्स हैं 16। तो ये पहली बात सबको समझनी चाहिए कि अगर जॉर्डन के उस हैंगर में जिस पे अटैक किया है ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से, उसके अंदर अगर कुछ जहाज पार्क थे और वो डैमेज हुए हैं, तो सो बी इट। उसको F-35 बोल के ईरान ज्यादा मार्क्स नहीं पा सकता। हालांकि सेंटकॉम ने आउटराइटली रिजेक्ट किया है कि ऐसा कोई भी डैमेज किसी भी एयरक्राफ्ट को, जॉर्डन के पिछले 2 अटैक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, आपके दर्शकों को बता दें कि पिछले हफ्ते में जो 2 जॉर्डन पे मेजर अटैक्स हुए, हालांकि जॉर्डन ने ऑफिशियली बोला और सेंटकॉम ने भी बोला है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स पर की अटैक हुई थी फ्रॉम ईरान टू जॉर्डन, उसमें ऑल वर शॉट इन द एयर, नन इम्पैक्टेड द ग्राउंड। लेकिन एक वीडियो है जिसमें जॉर्डन एयरबेस, यूएस एयरबेस से धुआं उठता दिख रहा है, और ये तभी होता है जब मिसाइल ने ग्राउंड इम्पैक्ट किया होगा। एरियल इंटरसेप्शन में इस तरह का धुआं नहीं देखा जाता जैसा कि उस वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। सो दैट इज वन। दूसरा एक कंसर्निंग एंगल ये है कि ये ड्यूरिंग द सीज फायर ईरान ने जो भी किया हो और अमेरिका ने जो प्रिपरेशंस की हो, उसके बाद जो शुरू हुआ है, विच स्टार्टेड विथ ईरान अटैकिंग द शिप्स इन हॉर्मुज, वॉलेटिंग द MOU, और उसके बाद अमेरिका ने प्यूनिटिव स्ट्राइक्स की कोस्टल एरियाज में, उस दरमियान और उस समय से लेकर अब कल तक की अगर हम एनालिसिस करें तो अमेरिकन फोर्सेस की एयर डिफेंस क्षमता वैसी नहीं दिख रही है जैसी कि सीज फायर के पहले थी। काफी मिसाइल्स अनहिट जा रही हैं, लैंड कर रही हैं, चाहे वो बहरीन में हो, कुवैत में हो, जॉर्डन में डेफिनेटली एक दिन हुआ है ऐसा। तो इनकी एयर डिफेंस अब पोरस दिख रही है। पहले ये इजराइल टाइप एकदम मतलब सील्ड एक एटमॉस्फेयर एयर डिफेंस का बना के रखते थे कोई भी मिसाइल या ड्रोन, लेकिन जिस वॉल्यूम के हमले ड्रोन्स और छोटे प्रोजेक्टाइल से ईरान ने किए हैं, शायद इन्होंने अमेरिकन फोर्सेस ने फेज 1 में ओवर रिएक्ट करके अपनी एयर डिफेंस, मतलब ग्राउंड टू एयर मेनली मैं उस की बात कर रहा हूँ, को ओवर एक्सपेंड कर दिया है, और उसको अभी ये कहीं से भी वापस लाके उतना सील नहीं कर पा रहे हैं अपनी एयर स्पेस को अगेंस्ट दीज स्मॉल और मीडियम लेवल जो क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल जिसका ईरान यूज कर रहा है। जी इसी पर मेरा प्रश्न दीवान सर से भी। दीवान सर, एक तरफ से अगर देखा जाए हॉर्मूज पर तनाव बना, बाबल मंडेब पिक्चर में आया, रेड सी में हमने देखा कि किस तरीके से तनातनी बनी, लेकिन अब ये लग रहा है कि जॉर्डन हो, इराक हो, या वो बेसिस हो जहाँ से अमेरिका एज लेना चाह रहा है ईरान के ऊपर, अब वो कहीं ना कहीं पिक्चर्स थोड़े दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये लड़ाई दावों पर ज़्यादा हो गई है कि किसने कौन सा एयरक्राफ्ट मार गिराया, किसने ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ हमले किए। इज दैट सो दीवान सर? रितु जी, दावे तो 5 महीने से चल ही रहे हैं। 28 फरवरी से ट्रंप भी बड़े बड़े दावे कर देते हैं अचीवमेंट के, ईरान को दबा दिया, खत्म कर दिया, न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय कर दिया पिछले साल से ही, और ईरान भी अब सीख गया ये काम करना। पर फिर भी मैं ईरान की बात को ज़्यादा सही मानने के लिए तैयार हूँ, मेरा ऐसा इंक्लिनेशन है। पर आप देखें ना, जो आप कह रहे हैं कि बहरीन है, कतार है, UAE है, सऊदी है, ये इन पे क्यों अटैक किया ईरान ने? इसीलिए किया ना कि जो अमेरिका के बेसिस है यहाँ पे। जॉर्डन में, जॉर्डन पुअर कंट्री है देखा जाए तो, हाँ किंगडम है वहाँ पे, पुअर कंट्री है, काफ़ी अमेरिका से एड लेते हैं। 4000 अमेरिकन सोल्जर्स मौजूद हैं, और बेस का नाम तो आपने लिया है, बेस वहाँ मौजूद है। हालांकि इनसाइड जॉर्डन बड़ी भारी प्रॉब्लम हो, कई रिफ्यूजी हैं इराक से और सीरिया से, जो रिफ्यूजी वो हैं जो ISIS के भगाने पे यहाँ आए हुए हैं। तो एक मिडिल स्टेट है ये पैलेस्टीनियन को भी इन्होंने निकाल दिया था। क्यों? पैलेस्टीन जब आए थे भाग के यहाँ पे, इसराइल को टच करता है, तो आए थे, तो उन्होंने अगेंस्ट मोनार्की बात की थी, तो जॉर्डन ने भगा दिया इनको, तो वहाँ से हटा दिया। तो ये मिडिल पाथ लेते हैं। तो अब इनको तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है क्यों? डिफेंसिव वेपन इनके पास ज़्यादा नहीं है, तो पॉपुलेशन कम है, और हर तरफ से सीरिया, इराक, सऊदी घिरा हुआ है सब चारों तरफ से। तो ये अटैक करना, तो 2 महीने हैं ना ईरान को बताने के। एक तो बताने के कि ईरान को कि आपके पड़ोस तक पहुंच रहे हैं भाई हम, आप ध्यान करिए, नंबर 1।
और मैं साहिद साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, वो तो उड़ नहीं रहा था, F-35 तो खड़े थे, हैंगर में थे ना वो तो, रनवे पे हैंगर पे जो भी है। तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है, F-35 का कमजोरी की नहीं मानी जाएगी। पर सवाल ये है कि ईरान तो वही कर रहा है जो पहले दूसरी जगह कर रहा है, नियर बाई पर्शियन गल्फ में। तो क्यों, वो तो कहते हैं हम तो अगेंस्ट अमेरिकन प्रेजेंस हैं, अमेरिकन प्रेजेंस, वेस्टर्न प्रेजेंस गल्फ से खत्म होना चाहिए। और दूसरी जो बात आप बताने वाले हैं, शायद बताएंगे आपके, ये 43 कंट्रीज आई हैं, कल 30 तारीख को बैठी हैं, एक अलायंस बन रहा है जिसमें 14 ने साइन भी कर दिया है, बनेगा। तो वो तो लोकल जो है, मैं कहता हूँ काफी टाइम से मैं कह रहा था कि एक मल्टीनेशनल हॉर्मोज डिफेंस फोर्स बने, फोर्स के डिफेंस के लिए बन रही है। अभी इसमें शायद अगले बाइट में बात होगी। आप रितु, बैक टू यू मैडम। डीके गुप्ता सर, ये सीधे सीधे हम एक वन ऑन वन कॉम्बैट माने क्या, अमेरिका को चैलेंज कर रहा है क्या ईरान? रितु जी नमस्कार आप सभी लोगों को। और देखिए मैं इसको बिल्कुल, जब भी मैं बैठता हूं मैं हमेशा अमेरिका के जो भी एक्शंस हैं, चाहे स्ट्रेटेजिक हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे कोई भी हो, मैं ईरान से लिंक करता ही नहीं, क्योंकि वो ईरान उसके लिए एक टूल होता है। अब देखिए, अगर एक ब्रॉडर पिक्चर, जैसे पहाड़ी पे खड़ा होकर नीचे अगर ट्रुप्स को देखें तो हमें एक एक को पकड़ लेते हैं, इसलिए कमांडर ऊपर बैठता है क्योंकि वो सबकी नजर रखता है। तो मैं देखता हूं कि स्वेज नहर पे भी अटैक हुआ है कल ड्रोन का। इसको एक एक लिंक से, मागा के एक एक लिंक से करिए, क्रूड, टैरिफ और आपका क्रिश्चियनिटी। अभी देखिए स्पेन के अंदर बहुत सारे मोरक्को से घुस गए हैं, वहां पे भी एक फ्रंट खुल गया है छोटा सा। आप समझिए कि अमेरिका अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अलग अलग फ्रंट पे, चाहे ईरान का हो, चाहे वेनेजुएला का हो, चाहे ग्रीनलैंड का हो, चाहे कहीं पर भी हो। अब यहाँ पे उसने कितनी समझदारी से सऊदी अरबिया को खींच लाया युद्ध के अंदर। उन्होंने इराक पे अटैक किया, इराक के प्रॉक्सीज को अब ये टैकल करेंगे, हमास को टैकल करेगा, अपना हिजबुल्लाह को, यूदी को इन्होंने ऑलरेडी टैकल कर चुका है मई 2025 में। उधर कैस्पियन सागर में भी उन्होंने ऐसा कर दिया है कि वहां पे भी ईरान को चेतावनी होगी कि ये रूट बंद किया जा सकता है तुम्हारे लिए। तो रशियन जो सप्लाई चेन है चाइनीज है, वो ईरान के लिए रुक जाएगी। तो सब मिला जुला के क्या होगा कि अलग अलग जब फ्रंट खुलेंगे, जैसे मान लीजिए मिडिल ईस्ट के अंदर देश इन्वॉल्व होते हैं, तो हथियार सबसे ज्यादा यूएस से ही खरीदते हैं। सबसे ज्यादा क्या, सारा का सारा हथियार यूएस से ही आता है उनका, एक्सेप्ट तुर्की को छोड़ के। तुर्की कुछ हथियार लेता है, खुद बनाता भी बहुत सारा। तो ये उनका जो एक पहला टारगेट है, डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाना, कंजप्शन को क्रिएट करना, वो हो चुका है, क्योंकि 33 से 46 जा चुके हैं, 50 का टारगेट होगा उनका। क्रूड ऑयल में बता दूं कि युद्ध जब दुनिया में एवरेज में, इसमें तो लगातार हर जगह चल रहा है, एवरेज में जब होता है तो पूरे ग्रीन हाउस का लगभग 5.5 से 6% कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए बहुत पहले ही आते ही सारे जितने भी ऐसे समझौते थे जहां पे कि पर्यावरण समझौते, उससे वापस ले लिए थे अमेरिका के राष्ट्रपति। और उसके बाद क्रूड ऑयल कम से कम 2 से 3% जितना दुनिया में पैदा होता है युद्ध में जाता है। बहुत ज्यादा ऑयल खर्चा होता है, जाएगा कहां से फिर? क्योंकि मिडिल ईस्ट का रूट अवरुद्ध कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि या तो रसिया जाएगा या अमेरिका जाएगा। अमेरिका ऑलरेडी 12-13 मिलियन पर डे का कर रहा है, जो इतिहास में सबसे ज्यादा है इस समय। क्रिश्चियनिटी का इशू अब देखेंगे तो माइग्रेशन से लेकर हर जगह। तो अमेरिका पूरे विश्व में अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अलग अलग तरीके से, चाहे रसिया से दोस्ती करके, चाहे चाइनीज से हाथ मिला के, वो ताइपेई पे और हर जगह अपना समझौता करके कि मेरे को अपना काम तो तुम लोग अपना काम करो। तो इस ढंग से वो सऊदी अरेबिया को ला दिया। अगर स्पेन वाला, अगर ग्रीस पर जो स्वेज पर अगर ड्रोन हुआ, अगर उसका भी खुलासा किसने नहीं किया, किसने किया, अगर वो भी फ्रंट हो जाता तो एक फ्रंट और ऑयल जो आ रहा है इंडो पैसिफिक में। और एक चीज और देखने की, सारे लगभग युद्ध इंडो पैसिफिक या एशियन रीजन में हो रहे हैं। नहीं, इसका इफेक्ट गाजा तक पहुंच रहा है, अजराक तक नहीं रुका हुआ है। साहिद सर, ये गाजा तक कनेक्शन कैसे चले जाता है, ये जरा एस्टैब्लिश करके बताइएगा जो दर्शक देख रहे हैं। क्योंकि सीधे तौर पर अभी हम देख रहे हैं कि जॉर्डन हो या और जो मिलिट्री बेसिस हैं उन पर ईरान हमले रोक नहीं रहा है। अब इस बीच सवाल अगर आप कर लीजिए कि ये लड़ाई IRGC सेंटकॉम की है, ये दावे हैं या ये हकीकत है, इन सब का एक ही बुनियाद है इन सब की कि आखिर ईरान की मंशा क्या है? हो सकता है ऋतु कि मैं रिपीटेटिव दिखूं और जज कर रहा हूं, बट ये लड़ाई 28 फरवरी और उसके कई दशकों पहले से ही अमेरिका की इस असेसमेंट पे बेस्ड है कि देयर इज अ ग्लोबल एफर्ट टू डोमिनेट थ्रू अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। ये डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, बाय डिजाइन, बाय मदरसा, कहीं से भी देयर इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ पीपल। इसी वजह से कोई भी मेजर चीज एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ होती है, सिर्फ उसी कम्युनिटी का एक ग्लोबल रिस्पॉन्स आता है अक्रॉस द वर्ल्ड। चाहे वो एक्सेप्ट कम्युनिस्ट कंट्री, मतलब चाइना को अगर छोड़ दें तो पूरी दुनिया में
आपको पैलेस्टीनियन झंडे मिल जाएंगे, आपको एंटी ज़ायनिस्ट प्रोटेस्टर्स मिल जाएंगे। तो अमेरिका ने इसको एज अ फिलॉसफी काउंटर करने की बातें करी हैं, लेकिन कभी उतनी हिम्मत नहीं दिखा पाए, पीस मील में लड़ते रहे। नाउ विद अ रेडिकल थॉट गाय जो ट्रम्प है, जिसको शायद चिंता नहीं है, या उसको इज टू रिच या टू रेडिकलाइज्ड कि इसको हम मिलिटरली काउंटर करेंगे कम वॉट में, तो उसने उसके न्यूक्लियस सेंटर को मारा है। ईरान इज द अम्ब्रेला, खुमैनी वाज द अम्ब्रेला ऑफ दिस थॉट प्रोसेस। ये गाजा, ये पैलेस्टीन, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, यमन, कहीं आप चले जाइए, तो ये स्टिल सब अभी एक रीजनली कैंसर। डिस्प्यूट है क्या? अभी भी रीजनल डिस्प्यूट है या ये एक धार्मिक तौर पर लड़ाई है? आप कैसे मान रहे हैं? अंडर करंट में रिलीजन है कि उस रिलीजन के ऑफेंसिव डोमिनेशन को जिसके उनके उनमें अगर ये सिखाया जाए, मैं उनके रेडिकल विंग की बात कर रहा हूँ, बहुत मॉडरेट्स भी हैं, बहुत एडवांस कंट्रीज भी हैं, इंक्लूडिंग गल्फ कंट्रीज, बट ये लड़ाई है उसके रेडिकल पोर्शन की, जो कहते हैं कि या तो सिर्फ हम या कोई नहीं। ईरान उसका लीडर है, और इसी वजह से अभी गाजा की आप बात कर रहे हो, गाजा में सरप्राइजिंग, आपने शायद दूसरे प्रोग्राम में किया होगा, कल बोर्ड ऑफ पीस का एक बड़ा मेजर डिसीजन हुआ है, राइट। लेकिन अभी तक हमास ने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया है, क्योंकि वो शायद अभी पढ़ रहे होंगे कि वो मुद्दे में लिखा क्या है, जिसमें लिखा है कि हमास का ठीक हिजबुल्लाह की तरह उनको भी डिजाम किया जाएगा। गाजा की जो लोकल पुलिस है और सेनाएं हैं उनको आर्म करेंगे, और हमास को डिजाम करके इजराइल वहां से विड्रॉ करेगा। देखो इजराइल को भी क्यों ग्लोबलाइज हो रहा है, बिकॉज इजराइल वॉज बिजी विद ईरान, अमेरिका के साथ, तो उनके पास भी जो वेयर विदॉल है, जो मिलिट्री वेयर विदॉल है, अनलिमिटेड नहीं है कि वो बेरूत तक चले जाएं, लेबनान में, पूरे गाजा में 60 किलोमीटर से 70 किलोमीटर, 60% से 70% कैप्चर कर ले, इतना मैन पावर नहीं है उनके पास। अनलाइक रशिया एंड यूक्रेन, उनके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उनको भी एक एग्जिट रूट चाहिए कि गाजा में हमास को, लेबनान में हिजबुल्लाह को डिस्ट्रॉय करके, डिजाम करके और वापस आए। उनके यहाँ भी अभी नेक्स्ट मंथ में इलेक्शन है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, तो ये उन्होंने डबल गेम चला है। वॉशिंगटन में दौड़ दौड़ के जाके उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, लेबनान के प्रेसिडेंट ने, नेतन्याहू ने जो सिग्नेचर्स किए हैं, ये सब एम्ड है कि इजराइल ने दोनों चीजें अचीव की। एक तो हमास और हिजबुल्लाह का काफी डिग्रेडेशन किया है, पहली बार इतिहास में इतना ज्यादा, और दूसरा अब दोनों जगह से विड्रॉ करने के लिए सिग्नेचर्स करके आ गए हैं, लेबनान से भी और ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक एंड गाजा से भी। तो ईरान का ये फेलियर होता है, उनके प्रॉक्सीज का फेलियर दिख रहा है, इसीलिए वो गल्फ के अपने वॉर को अगेन एक डबल स्ट्रेटजी के तहत, एक तो एक्सपैंड कर रहे हैं, कैस्पियन हो, ब्लैक सी हो, यहाँ पे जितना यमन को लेकर आ जाओ, जितने प्रॉक्सीज बचे हुए हैं जो इनके इराक में बचे हुए हैं, उनको बोलो तुम छोटे छोटे हमले करो। वो दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड एंड मेक इट अ मोर रिलीजन बेस्ड लड़ाई। लेकिन तो इसमें मोर्चाबंदी होगी कि नहीं होगी दीवान सर? ये मोर्चाबंदी जो हम देख रहे हैं, आईआरजी से एक दावा करती है, फिर सेंटकॉम की तरफ से एक दावा आ जाता है, मिडिल ईस्ट का जो जंग है वो अभी तक वैसे ही धरी की धरी है, लेकिन इस बीच दावों की बुनियाद पर आगे इस जंग को खींचा जा रहा है। कितना टिकाऊ है ये तो चलता रहेगा। अभी तो जैसे अमेरिका के लिए विन विन हो गया है, जो 14 कंट्रीज का जो कोलिशन बन रहा है सऊदी के हेडशिप के अंदर, वो एक होर्मुज और ट्रेड डिफेंस के लिए बन रहा है। ट्रेड डिफेंस माने 3 चीजें, नंबर 1 होर्मुज, नंबर 2 बाबल मैंडब और नंबर 3 ये रेड सी का जो है, सुएज कनाल का। तो वो जो बन रहा है, तो ये अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिका के लिए बड़ा अच्छा है। तो कि कब चले हम जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सुपरवाइजर रहेगा, फुल निकलेगा नहीं वहां से। इसका डोमेस्टिक ऑडियंस भी पेसिफाई हो गया और प्रॉक्सी की टाइम काम करेगा। अभी आप बंदे बने तो आप संभालो 14 कंट्री, सऊदी इंक्लूडेड। सऊदी बीच में घुस गया है, अब तो बहुत अच्छा हो गया अमेरिका के लिए। अपोजिशन ईरान की वेस्टर्न पावर्स के अगेंस्ट थी, अमेरिका अगेंस्ट थी, वो खत्म होगी। अभी ईरान ने लड़ना इन कंट्रीज से। और अभी जो जॉर्डन में जो अटैक हुआ, ये तो आपको पता होगा, ये कैशम आइलैंड में जो कुछ फैमिलीज मारी गई हैं, मदर फादर चिल्ड्रन कुछ मारे गए हैं, उसके एवजे में उन्होंने जॉर्डन पे अटैक किया, ये हो रहा है। पर ये मैं जॉर्डन के अटैक को, मैं पुराने जो अटैक 28 फरवरी से ईरान कर रहा है, कुवैत पे कर रहा है, यूएई पे कर रहा है, सऊदी से कर रहा है, वही चीज अलग तो नहीं है। मैं समझता हूँ बातें जो है, क्लेम्स काउंटर क्लेम तो आप छोड़ दें। अभी मैं समझता हूँ आरजीसी में
काउंटर क्लेम अगर ज्यादा करने लग गए, बिकॉज कई टुकड़े बटे हुए हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पर सवाल ये, हिट तो किया जॉर्डन में, सेकंड टाइम किया उन्होंने, तो सवाल आपका यही है कि कितनी देर चलेगा। जब तक ये आपस में, अभी ईरान के साथ जो है वेस्टर्न पावर हट रही हैं और ये लोकल पावर्स इनको संभालेंगी, तो अमेरिका का अच्छा है, अमेरिका उनको असला देगा, लड़ो तुम, जान गंवाओ तुम, पैसा खो तुम, ये कर रहा है, तो ये होगा। तो मैं इसमें तो साफ साफ ये एक जियोपॉलिटिकल वर्चस्व की बात है, इसमें रिलीजन की बात बाद में आ सकती है कभी। ईरान के अंदर तो शिया बहुत हैं, इराक के अंदर भी 60% शिया, 4 कंट्रीज ऐसी हैं ईरान को मिला के, या शिया 60% है। मुझे ये खतरा है कि 14 कंट्री आपस में जुड़ेंगी ईरान से लड़ने के लिए, एक नया मिडल ईस्ट अलायंस बनेगा। ये सुन्नी नेटो नहीं है, ये जो बना है, अभी बन रहा है, जब साइन होना है, इसमें इंडिया को तो इन्वाइट मेंबर भी नहीं था, 43 कंट्रीज आए, यूरोप भी आई है। तो ये जो बन रहा है, ये इसमें अंदर के सुन्नी शिया की आपस में, जैसे इराक में देखिए कितनी शिया है, वो 60% ज्यादा है वहां भी। तो वो क्या कर रहे हैं, मेजोरिटी है, वो क्या कर रहे हैं, आप देखिए पीएमएफ क्यों अमेरिका अटैक कर रहा है ना, क्यों, ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं वो। तो ये सुन्नी शिया का बवाल नया ये खड़ा ना हो जाए, ऐसा मेरे को लगता है। जब आपस में जुड़ेंगे तो देखिए क्या होता है। अभी कम एक बड़ी खबर आ गई दीवान सर, उसके बाद डीके गुप्ता सर का एक बार रुक कर लेते हैं। ईरानी संसद अध्यक्ष गालिबाफ का अमेरिका पर बड़ा हमला, अमेरिका हर दिन नया अपराध कर रहा है। केशम द्वीप पर आम नागरिकों के घरों पर हमले किए गए हैं। अमेरिका युद्ध में मिली खार की भरपाई बेगुनाहों का खून बहाकर करता है, और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। गालिबाफ कह रहे हैं कि यहाँ पर आम लोगों का, सिविलियंस का खून बहाया जा रहा है। डीके गुप्ता सर, ये तो अब नया एक पॉइंट ईरान ने रख दिया कि अब ये अमेरिका अपनी खींच जिस तरीके से निकाल रहा है कि जो सिविलियंस है उनके घरों को जला रहा है, उन्हें मौत के घाट उतार रहा है। ऋतु जी, एक देखिए कि गालिबाफ और मसूद और अब्बासी, ये तीनों जो है अमेरिका के आदमी हैं, जो ईरानियन सोचते हैं, जो हम लोग को मीडिया से मिलता है, जो अल जजीरा से मिलता है, जो हम कहीं कहीं न्यूज पकड़ लेते हैं, तो ये उन्हीं के आदमी है, अपने ऑडियंस को सुना रहे, इसमें बिल्कुल सीरियसनेस नहीं है, ये बिल्कुल उन्हीं के आदमी है। आईआरजीसी का एक चंक, अगर मैं मालूम आईआरजीसी 1 पाई है, तो मान के चलिए कि 60 डिग्री जो आईआरजीसी जो है अमेरिका से लड़ रहा है, क्योंकि उसको अपनी सत्ता बचानी है, अपना एक करना। अदरवाइज आईआरजीसी के लोग भी धीरे धीरे टूट के आ रहे हैं, क्योंकि 10 दिनों के अंदर पाकिस्तान के 2 विजिट किए हैं इंटीरियर मिनिस्टर ने, जो कि आईआरजीसी के खासम खास हैं। तो यहाँ पे गालिबाफ वगैरह इनके खिलाफ नारे लगे थे जब उनकी शहादत जो हुई थी। बिल्कुल डीके गुप्ता जी, और यही वजह है कि अभी इन तमाम विषयों पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दावे भी, रिपोर्ट्स भी और अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में इससे क्या हलचल होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका तीनों का ही ज्वाइन करने के लिए, कीमती समय देने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।